औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 19 जून सन 2021 बाफजल रबी ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हमारा मौजू ज़ेर बहस है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 9 to 15। बेटा ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कानून शहादत आर्डर का, ये जाता है आर्टिकल 3 से लेकर बेटा ये 17 तक है। इसमें दो तरह के सवालात कवर होते हैं, एक तो हु मे टेस्टिफाई और कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। बेटा ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू के पॉइंट से एक सवाल है, और दूसरा हमारा है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। बेटा प्रिविलेज्ड वो हैं, अमूमन जनरली आप उसे कह सकते हैं आम सादा अल्फाज में, कि जिन लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो गवाह बने। इसकी रेलिवेंसी इस चैप्टर के साथ कुछ इस तरह है कि आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 3 में कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, तमाम लोग हैं, लेकिन बेटा इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस इसकी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में हैं। यही चीज़ हमने आगे जाके आर्टिकल 3 के बाद जो देखा, आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 15 तक यही कैटेगरी आती है कि कौन कौन से अशखास या लोग हैं जिनको बतौर गवाह नहीं बनाया जा सकता। कानून ने इनको रियायत दी है। अब आर्टिकल हम 8 तक पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके थे। आज है हमारा आर्टिकल बेटा 9। अब इसको गौर से देख लें। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। बेटा ये देखें, हमारा मौजू ज़ेर बहस और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का कानून तकरीबन जहाँ बल्कि हमारे लीगल एजुकेशन सिस्टम्स हैं वहाँ पर वकील साहब लाजमी हैं पूरी दुनिया में। अमूमन जनरली अगर हम डिस्कस करें, बेटा ये कानून शहादत आर्डर 1984, इसमें कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ फ़राइज़ हैं वकला साहबान के, बासिलसिला शहादत बताए गए हैं। उनमें आर्टिकल 9 भी शामिल है। अब ये देखें, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस। अब वकील साहब पर बेटा एक ज़िम्मेदारी है क्या, कि जब जब वकील साहब के पास उनका क्लाइंट आता है विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, अनलेस के बाद है बेटा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। बेटा आज के हम केस लॉज भी देखेंगे आर्टिकल 9 से मुतल्लिका। सादा अल्फाज में आप इसका मफहूम कुछ इस तरह समझ लें कि बेटा जब क्लाइंट आता है ना वकील साहब के पास, उसका कोई लीगल इशू है। लीगल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, वो राइट से डिप्राइव हो गया है, या उस पर कोई FIR हो चुकी है, या कोई और भी लीगल इशू उसका हो सकता है। वो अपने वकील साहब के साथ सारा मामला डिस्कस करता है। अब इसकी हम इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा जाएं। ये एक उनका एग्रीमेंट हो गया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एजेंसी क्रिएट होगी ना। अब प्रिंसिपल एजेंट का क्या होता है रिलेशन, इंशाल्लाह ताला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह को जब हम देखेंगे ना, इसमें भी आप इस रिलेशनशिप को देख लें, समझ लें। इंतहाई नाजुक रिश्ता है फेडुशरी रिलेशनशिप, जिसे हम आम अल्फाज में बेटा कहते हैं वकील साहब का और क्लाइंट का। अब क्लाइंट ने वकील साहब से कोई राय मांगी है, अमूमन लीगल फ़ीस पे कर देते हैं कि जी ये कोई मामला मैटर एंड इशू डिस्कस करना है वकील साहब से क्लाइंट ने, तो वकील साहब उसकी फ़ीस ले लेते हैं।
उसके बाद वकील साहब से वो सारा मामला डिस्कस करता है। अब ये जो सारी बातें हुई हैं, वकील साहब की ये कानूनन ज़िम्मेदारी है और ये हमारे जो लीगल एथिक्स हैं उसमें भी ये बात शामिल है कि वकील साहब किसी के सामने इस सारे मामले को डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे बेटा इसकी बुनियादी बात, आर्टिकल 9 को अगर 2 लाइनों में मुख्तसर आप लोग इंटरप्रेट करें, ये बेटा क्लाइंट की और वकील साहब की ज़िम्मेदारी है। अब क्लाइंट की क्या ज़िम्मेदारी है? उसने आके वकील साहब से डिस्कस किया मामला। अब वकील साहब ने उस सारे मामले को कहीं डिस्क्लोज नहीं करना कानूनी उनकी ज़िम्मेदारी है। पहला इसका बेटा पार्ट ये है, लेकिन इसमें प्रोवाइजो भी दी गई है। अब वो प्रोवाइजो क्या है कि अगर क्लाइंट फ़र्ज़ किया इन फ्यूचर वो कोई क्राइम कमिट करना चाहता है क्लाइंट कि जी मैंने ये फ्रॉड करना है मिसाल के तौर पर, या ये क्राइम कमिट करना है, तो इसकी आप मुझे राय दें। बेटा फिर ये वकील साहब पर एक ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि वो डिस्क्लोज कर सकते हैं और वो पाबंद नहीं है उस मुआहदे के जो क्लाइंट के साथ शुरू में हुआ था। अब इसको और जाविये से देखें ना इस बात को, एक मामला एक काम हो चुका है, उसकी बाबत अगर राय मांगी गई तो वकील साहब पाबंद हैं। अगर वो मामला कुछ ऐसा है जिसकी प्रोवाइजो है 1, जैसे बेटा अभी देखिए, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज। बेटा अब ये इलीगल पर्पज की बात आ गई है, फिर इसमें वकील साहब पाबंद नहीं हैं। आगे देखें, एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। या बेटा देखें, वकील साहब के एक पर्सनल नॉलेज में आ गया है कि कोई फ्रॉड वगैरह या कोई क्राइम कमिट हो चुका है उनकी एम्प्लॉयमेंट से पहले। अब नीचे क्या है, वेदर द अटेंशन ऑफ सच एडवोकेट वाज और वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या है, द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। बेटा ये जिम्मेदारी उस वक्त तक रहेगी जब तक कि उनकी एम्प्लॉयमेंट सीज्ड नहीं हो जाती, मतलब है कि ख़त्म नहीं हो जाती। बेटा इसको फिर दोबारा गौर से सुन लें आर्टिकल 9 को। अब क्लाइंट की एक ज़िम्मेदारी है वकील साहब के रिश्ते के बाबत। अब ये ज़िम्मेदारी सारी वकील पर आ रही है। वजह क्या है कि वकील साहब को पेमेंट की गई है, उनका मुआहदा हो चुका है कि उनके दरमियान जो भी जितनी बातें डिस्कस हुई हैं वकील साहब किसी को नहीं बताएंगे। इसकी एक्सेप्शंस आप लोग देख चुके हैं। अब इसकी मिसाल सिर्फ एक ही सिंपल आप सुन लें। ए मसलन कि आप मिसाल के तौर पर कोई असलम नामी शख्स है, अ क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट, आई विश टू ऑब्टेन possession of property by the use of a forged deed on which I request you to sue। बेटा अब ये देखें, क्लाइंट क्या कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कब्ज़ा जायदाद का हासिल करूं एक जैली दस्तावेज़ के ज़रिए। तो वो क्लाइंट कहता है कि जी मैं इस पर कोई दावा दायर करना चाहता हूं। अब गौर से सुनें, द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पज़ इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्राम डिस्क्लोजर। अब वकील साहब इस तरह के मशवरे के पाबंद नहीं हैं कि वो आगे किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये इनमें इन फ्यूचर आ रहा है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 9। अब 10 को देख लें। अब ये वकील साहब के जो इंटरप्रेटर्स होते हैं ना, उन्होंने क्लार्क रखे हुए हैं, मुंशी साहबान रखे हुए हैं, या कोई और मुलाजमीन भी हैं, वो भी इसी तरह पाबंद हैं जिस तरह वकील साहब पाबंद हैं। ये बेटा हो गया हमारा आर्टिकल 10। 11 को आप देख लें, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाई वॉलंटियरिंग एविडेंस। अब ये इसका क्या मफहूम है बेटा, आर्टिकल 11 का ये मफहूम है कि अगर मैटर इन इशू ऐसा है कि अगर पार्टी अपनी मर्जी से अदालत में शहादत देना चाहती है
या वकील साहब की कंसेंट लेकर, मैटर एंड इशू ही ऐसा है कि वो अदालत में शहादत देना चाहते हैं, तो फिर शहादत दी जा सकती है। बेटा इसका सादा मफहूम ये है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखें गौर से। अब इसका आप ये देखें ना बेटा, ये चौथी लाइन में पढ़ रहा हूँ, ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड देयर बाई टू सच डिस्क्लोजर एज इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 9 एंड इफ एनी पार्टी टू अ सूट आर प्रोसीडिंग calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which, but for such question, he would not be at liberty to disclose। बेटा इसका मफहूम आप समझ लें। अगर एक सिंपल केस है, जैसे हमने आर्टिकल बेटा 9 देखा ना, उसमें है कि कोई कंसल्टेशन हुई है वकील साहब की और पार्टी की। अब पार्टी ने दावा दायर कर दिया, मिसाल दे रहा हूं बेटा, किसी और वकील साहब को रख लिया पार्टी ने। अब पार्टी वकील साहब को उस केस में बतौर गवाह बुलाना चाहती है। सारा मामला डिस्कस हो गया। लीगल इशू को हल करने के लिए पार्टी अपना रिलीफ अदालत से हासिल करना चाहती है ना, तो पार्टी अपने दूसरे वकील साहब से ये राय ले लेती है कि जी ये बात मैंने अपने वकील साहब से पहले डिस्कस की थी, या हमारे दरमियान ये बातें ज़ेरे बहस आई थीं। बेटा इसको ज़्यादा वजाहत के साथ इस वजह से नहीं कर रहा जानबूझकर कि फिर हमारा मौजू हट जाएगा, और जो मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है आप लोग चाहते हैं हम उससे हट जाएंगे। बेटा कोई भी लीगल इशू हो सकता है। अगर आप लोग सवालात पूछते हैं ना कि सर इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करें, फिर इंशाल्लाह ताला इसी आर्टिकल पर हम ज़्यादा वक्त भी लगा सकते हैं। बेटा इसका मफहूम आर्टिकल 11 का ये है कि अगर पार्टी अपनी कंसेंट से और वकील साहब को एतमाद में लेकर शहादत अदालत में देना चाहती है कि उनके दरमियान क्या मामला ज़ेरे बहस आया था, अगर वो प्रोहिबिटेड बाई लॉ नहीं है, तो इस तरह की शहादत हो सकती है। बेटा ये आर्टिकल 12 को आप देखें, इंतहाई अहम आर्टिकल है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र्स। बेटा ये है कि खुफिया मालूमात या बातें हुई हैं वकील साहब की और क्लाइंट की, तो इनको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, ना ही पार्टी को ना ही वकील साहब को, कि जी आप लोगों का जो, आप लोगों से मुराद बेटा पार्टी है, कि पार्टी का जो लीगल इशू था कि जी क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं। बेटा मैं मिसाल दे रहा हूँ, वकील साहब पूछते हैं ना एक फेडुशरी रिलेशनशिप, बार बार मैं ये लफ्ज़ बेटा दोहरा रहा हूँ कि बेटा वकील साहब को तो पार्टी हर चीज़ बता देती है, A to Z, अपना सारा बैकग्राउंड, कहाँ कहाँ रहते रहे हैं, उनके एड्रेसेस क्या थे, क्या क्या जायदादें हैं, क्या क्या उनके पहले मामलात थे। वकील साहब के सब कुछ नोटिस में आ गया, पार्टी ने सब कुछ बता दिया। अब यह कानून कह रहा है कि इस बाबत शहादत नहीं दी जा सकती। और दूसरा आप लोगों को अक्सर कहा है ना कि ये एडजेक्टिव लॉ भी है, ये लॉ प्रोटेक्शन, ये आर्टिकल प्रोटेक्शन भी दे रहा है पार्टी को और वकील साहब को कि कोई भी मुल्की इदारा मजबूर नहीं कर सकता वकील साहब को या पार्टी को कि जी आप लोगों की क्या क्या बात डिस्कस हुई है। इस पर बेटा केस लॉ भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला देखते हैं। आर्टिकल 12 इस चीज़ को डील करता है। बेटा ये 13 बहुत आसान ही है। अब देखें ना एक आसान सादा बात, आखिर क्यों यहाँ एक अलहदा आर्टिकल की शक्ल में, आर्टिकल 13 की शक्ल में लेजिस्लेशन ने दे दी है। बेटा हमें ये आम सादा मफहूम लग रहा है ना, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बेटा ये किसी भी गवाह को मजबूर नहीं किया जा सकता, या कोई भी शख्स गवाह नहीं बन सकता सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो टाइटल डीड, रजिस्ट्री वगैरह अदालत में बतौर गवाह लेकर आए। कैसे, क्यों? कि वो गवाह ही नहीं है उस मुकदमे में, ना ही उसका कोई लिंक है, रिलेशन है उस केस में। जैसे हम कहते हैं लेना देना कोई नहीं है किसी बंदे का, तो वो गवाह नहीं बन सकता किसी केस में, ना ही वो कोई टाइटल डीड, रजिस्ट्री वगैरह अदालत में बेटा लेके आ सकता है। इनको प्रोटेक्शन दी गई है।
14 को आप देख लें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन। बेटा ये दस्तावेजात अमूमन काफ़ी लोगों के कब्जे में होती हैं। कोई बंदा दावा दायर कर देता है, सूट फाइल कर देता है। अब वो किसी को नहीं कह सकता कि जी ये डॉक्यूमेंट कोई पार्टी अदालत में लेकर आए। क्यों भाई लेकर आए? आपका तो मैटर इन इशू उनसे मुतलका है ही नहीं। अब आप किसी को, कानून ये डायरेक्शन दे रहा है, आम अफराद के हक की बात हो रही है। कोई पार्टी नहीं कह सकती अदालत को कि जी वो दस्तावेजात मंगा ली जाए, जी फलां बंदे को कहा जाए कि वो दस्तावेजात लेकर आए। बेटा ये आर्टिकल 14 है। 15 को आप गौर से देख लें। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। बेटा इसका सादा मफहूम ये है पूरे आर्टिकल का, किसी भी गवाह को ये कहा जा सकता है कि उससे जो सवाल पूछा गया है कि वो उसका जवाब दे। हाँ, अगर जवाब उसके खिलाफ जाता है, उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती हैं या उस पर और भी किसी तरह की कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है उस जवाब की वजह से, तो कानून ये कहता है गवाह को कि वो जवाब हर हालत में दे, लाजमी दे। अगर वो जवाब दे, जवाब सच हो, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। बेटा ये गवाह को प्रोटेक्शन दी गई है, लीगल प्रोटेक्शन, कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर उसने अदालत के हुक्म पर कोई सवाल पूछा गया तो उसने लाजमी उसका जवाब दे दिया। ये बेटा प्रोटेक्शन है गवाह को जो आर्टिकल 15 दे रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। बेटा ये आज के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लास पर ये पहले डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 18, ये आर्टिकल 8 का। उसके बाद बेटा ये इंतहाई अहम है। अब ये जज साहबान देखें, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं सर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह चुके हैं, और हमारे सर आसिफ सईद खान खोसा साहब, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। बेटा ये इस जजमेंट में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया है। अब इसके केस के फैक्ट्स आप खुद ज़रा देख लें। अगर बेटा समझ ना आए या आप लोगों का ये मुतालबा हो कि सर इस जजमेंट को ज़रा अच्छे तरीके से वजाहत कर दें, उसके लिए बेटा अलहदा इंशाल्लाह ताला मैं एक लेक्चर रखूँगा जिसमें सारी जजमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप लोगों का सवाल इसकी बाबत हुआ तो बेटा ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब को हुक्म हुआ कि जी जो भी आपने तफ्तीश की है आप इसका जवाब दें। आईओ साहब से सवाल पूछा गया तो आर्टिकल 15 की ये स्पिरिट है। अदालत ने क्या हुक्म किया कि कोर्ट कैन फोर्स द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू लुक इनटू द केस डायरीज टू आंसर करेक्टली द क्वेश्चन पुट टू हिम इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बेटा इसको अगेन एंड अगेन तकरीबन हर लेक्चर में बेटा कहता हूँ, रेलिवेंट जजमेंट्स हैं, इंतहाई अहम हैं। अगर ये सवाल एग्जामिनेशन में आ जाता है रिटर्न या इंटरव्यू में, आप लोगों ने इस जजमेंट का हवाला देना है बेटा, इससे आपके पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। ये मैंने इस वजह से शामिल किया आप लोगों को बताना बेटा, जो अक्सर हमारे जुडिशरी के, प्रोसिक्यूशन के या दीगर इम्तिहानात के टॉपर हैं, उनसे ज़रा थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ या आप लोगों ने क्या हवाला दिया, इंटरव्यू वाले लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है बेटा इससे मुतल्लिका। फिर उसके बाद बेटा ये आर्टिकल 15 को इस जजमेंट में इंटरप्रेट किया गया है कि ऑब्जेक्ट स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 15, ये भी उसी गवाह से मुतल्लिका है कि गवाह इनकार नहीं कर सकता जब उसे पूछा जाए कोई सवाल। उसके बाद बेटा ये हमारी ये 2003 वाली थी, अब ये आ गई कराची की जजमेंट 1997, कराची पेज है 41। बेटा ये आर्टिकल 15 ऑब्जेक्ट स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी इसमें बताई गई है, ठीक है ना। इसमें कानून शहादत वुड नॉट रिलेट, आर्टिकल 15 वुड नॉट रिलेट ओनली टू विटनेस एंड वुड अप्लाई टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन कोर्ट और ऑन कमीशन। सच विटनेस कुड नॉट रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चन। वही बात बेटा इसमें आ गई है। फिर ये हमारी नेक्स्ट जजमेंट है PLD 1990 कराची पेज है 173, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। अब वही बात देखो ना बेटा, अब वकील साहब ने कोई लेटर लिखा, अपने क्लाइंट को कोई मशवरा किया गया था,
अब इनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि जी क्या क्या डिस्कस हुआ था। कानून ने प्रोटेक्शन दी है आर्टिकल 15 की रोशनी में। बेटा ये हमारा आर्टिकल 15 एंड 142 वही गवाह वाला। अब ये जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स में क्या क्या सवाल आता है, अब देखें ना, विटनेस वाज बाउंड टू से ऑल दैट ही न्यू इवन दो डेफामेटरी। अब डेफामेशन से मुतलका जो भी था मैटर इन इशू था तो गवाह बता दे, उसकी जिम्मेदारी है। बेटा ये था हमारा आज का, थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसको गौर से देखें। अगर कोई इश्यू हो तो बेटा मुझे बताइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों का हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।